गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आज एक खास विधानसभा की आप लोगों के सामने हम बात करने वाले हैं और एक ऐसे जनप्रतिनिधि से आप लोगों को मिलाने वाले हैं जिन्होंने 15 साल से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी समाज सेवा में गुजार दी और कोशिश की कि राजनीति के अंदर जाकर सिस्टम को सुधारा जाए और अपने इलाके को विकास की तरफ ले जाया जाए। हम बात करेंगे आज हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा, जो कि 3 विधानसभाओं को मिलाकर एक विधानसभा बनाई गई है, बादशाहपुर विधानसभा सीट की। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद, जिनसे जानेंगे कि 1 साल उनकी विधायिका का पूरा हो गया है, तो इस 1 साल में उन्होंने क्या जनता के लिए किया और आगे आने वाले 4 सालों में उनकी क्या कुछ प्लानिंग है। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। राकेश जी, सबसे पहला सवाल यही है कि 15 साल से ज़्यादा का समय आपने समाज सेवा में गुजारा। अब 1 साल तकरीबन आपको पूरा हो गया है विधायक के तौर पर सर्व करते हुए। तो ऐसे में जब आप समाज सेवी थे, उस समय आप लोग जिस तरह से सोचते थे समाज को सुधारना है, अब 1 साल में क्या कुछ डिफरेंस लगा आपको कि हाँ, ये चीज़ ऐसे हम सोचते थे और ये ऐसे नहीं हो पाएगी? सुनील जी, जिस टाइम हम लोग समाज सेवा करते थे, और ये भी राजनीति भी एक समाज सेवा ही है, लेकिन उसमें और आपका प्रश्न जो है उसमें ये फ़र्क एक नज़र आता है कि उस टाइम पे हमारे पास अथॉरिटी नहीं थी। अब जो है सरकार में साझेदारी होने के बाद जो है जो लोग जो सरकार की जो पॉलिसीज़ है उनको हम लोगों तक बता के और उनको वो लाभ दिलवाने के उसमें है। लेकिन मतलब आज उनको वो जो सरकार की जो नीति है उनको लाभ दिलवाने की जो है वो ट्रांसपेरेंट करना, लोगों को उसको डिलीवर करना, उस स्थिति में हम पहुंच गए हैं। पहले हम वो अपने जेब से या लोगों की मदद से करते थे, लेकिन वो बड़ी मात्रा में सरकार की मशीनरी के साथ मिलकर करते हैं। तो अभी 1 साल जब बीता है, इसमें क्या कुछ ऐसे काम थे जो आपकी प्रायोरिटीज़ थी, क्या उनको पूरा कर पाए हैं? तो मेरी जो प्रायोरिटी थी उसमें से एक भी काम नहीं हुआ। जो प्रायोरिटी थी, पहले मैं वो बताता हूँ क्या क्या थी, लेकिन वो पाइपलाइन में है। जैसे मेट्रो जो है वो पिछले पूरा का पूरा जो टेन्योर था उसके अंदर नहीं सर की मेट्रो जहाँ की तस थी वहाँ थी। हमारा सुभाष चौक से लेकर और हमारा सेक्टर 9 होते हुए, माता रोड होते हुए, अशोक विहार होते हुए, रजांगला चौक होते हुए और हनुमान मंदिर और फिर DLF तक, ये जो इलाका जो फाइनल हुआ, इसकी सॉइल टेस्टिंग जो है वो शुरू हो गई। अब जो है वो सेंटर से अप्रूव हो गया, स्टेट और सेंटर का दोनों का जो मसला है वो खत्म होके अब वो एग्जीक्यूशन लेवल पे आया है। तो इस बार जो हमारे टेन्योर है उसमें मेट्रो जो है वो का काम होते हुए मिलेगा लोगों को। दूसरा जो विषय था हमारा कि जो 5,600 एकड़ जमीन जो पिछले 30 सालों से लोग जिसके ऊपर बो नहीं रहे थे, कुछ उगा नहीं पा रहे थे, अब उसके ऊपर 54 एकड़ के ऊपर बांध और जो है 190 एकड़ के ऊपर उसके अंदर झील जो है वो CM साहब की पास वो प्रपोजल फाइनल ACS द्वारा तैयार करके भेज दिया गया है। उसी तरीके से जैसे हमारे भवानी इंक्लेव के जो लोगों के मकान टूटे थे, उन लोगों को जो है वो मकान जो टूटे थे उनको वो फ्लैट जो है वो सरकार जो है उसके पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर चुकी है। लेकिन वो भी वो चीज़ सेटिस्फैक्ट्री है। मैं आपको बताऊं, लोग उससे संतुष्ट नहीं है कि उनको जो उनका मकान बड़ा टूटा है और उनको फ्लैट छोटा मिल रहा है। तो ये वही समस्या लेके अभी वो तो मतलब कि सरकार ने ये मान लिया है कि हाँ भी इनका नुकसान हुआ है तो उसकी वजह उनको कुछ जो मिलना चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि हमारे को जितना मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। इसी तरीके से हमारे गुड़गांव के अंदर कच्ची कॉलोनियों के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी रहती है, जिनके ऊपर कभी भी पीला पंजा लेके जो है डिपार्टमेंट के लोग उनको पहुंच जाते हैं, उनको डिस्टर्ब करने, तोड़ने के लिए। तो
जिनके कोर्ट केस थे और जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं था, ऐसी 11 कॉलोनियां जो हैं जो मेरे विधानसभा में आती हैं, मैंने सारी की सारी जो है वो एमसीजी में देके और डीटीपी के साथ मिलके और 50% अबाव का जो क्राइटेरिया है जो उसमें पूरी पड़ रही थी, उनकी फाइलें तैयार करके हम चंडीगढ़ भेज चुके हैं। आपने कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें आपने कहा था कि गुड़गांव के बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो कि भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में बिल्कुल पूरी तरीके से लिप्त है। आपने लिस्ट भी एक बनाई थी, मुख्यमंत्री को भी आपने सौंपी। क्या आपने वो लिस्ट पिछले 1 साल में बनाई अपने विधायक के टेन्योर में, या फिर आप पहले से उन अधिकारियों को, उन विभागों को मॉनिटर करते हुए आ रहे थे? जैसे आप लोग जो है वो सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। कुछ जो है आप लोगों से इनपुट मिले, कुछ लोगों से इनपुट मिले, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे, तो ये सब से मिला जुला के जिन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया लोगों के मदद से, वो लिस्ट हम सीएम साहब को दे के आए और उन पे सीएम साहब ने सब पे तो मैं नहीं कहूँगा कि सब पे एक्शन हो गया, लेकिन उन पे 60% 70% जो है वो आज लोगों को, उन लोगों से निजात मिली जो करप्शन में इन्वॉल्व थे। देखिए, जो आप ये करप्शन की बात कर रहे हैं, लिस्ट आपने जो बता रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि रजिस्ट्री से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे तहसीलदार की बात कर लें, क्लर्क हों, उनके रजिस्ट्री से जुड़े हुए पटवारी हों, उन पे जरूर एक्शन देखने को मिला है, लेकिन और बाकी कौन से विभाग है जिनकी लिस्ट आपने तैयार की थी और उन पे एक्शन हुआ है, उनके नाम भी जरा बता दीजिए। आप होम बायर्स का, आपका एमसीजी का, आपका जो तहसील का, आप हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का। नाम मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहता कि नाम बताने से क्या है कि वो एक तरीके का एक खौफ सा पैदा करना है। इतना खौफ के साथ नहीं, जो जिन लोगों को, जिस डिपार्टमेंट के अंदर जिन लोगों के ऊपर एक्शन हुए, उन डिपार्टमेंट्स में उन लोगों को पता चल गया है कि अब अगर आप लोग इस तरीके की चीज़ें करोगे तो आप जो है वो आपका पर्दाफाश हो जाएगा। जो आपने ये लिस्ट बनाई भ्रष्ट अधिकारियों की, कहीं ना कहीं कोई किसी से मिली भगत होगी, इसलिए इनके इतने पर खुले हुए थे। तो क्या आपने जो लिस्ट बनाई है, क्या उसका इनाम है कि आपको कृषि निगम का चेयरमैन बना दिया गया है? एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुझे किसी इनाम की वजह से नहीं, बल्कि 2 चीज़ों के लिए बनाया गया है। एक तो कृषि का जो एग्रो इंडस्ट्रीज का जो है वो जो लॉस है उसको ख़त्म करना है। उसका लॉस ख़त्म करने का वो मतलब वो लॉस में क्यों है, क्योंकि एग्रो के पास जो 6 पेट्रोल पंप और जो वेयर हाउस है वही उसका रेवेन्यू का सोर्स रहा है लंबे समय तक। पहले जो था इसके रेवेन्यू के सोर्सेज और भी थे, ट्रैक्टर और अलग अलग चीज़ें एग्रो के। बीच में क्या हुआ कि करप्शन के रहते रहते इतने सारे लोगों ने उसमें इतना करप्शन कर दिया कि प्रोक्योरमेंट और ये सब चीज़ें भी उससे हटा ली गई। तो अब सीएम साहब को जो है एक क्योंकि हमारा स्टेट जो है बदकिस्मती से कहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी बुरी स्थिति में आया। तो एक सीएम साहब का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 2000 लोगों को जो है एंटरप्रेन्योर बनाना और उसके साथ जुड़े हुए हजारों लोगों को रोजगार देना। तो ये दोनों चीज़ों की महकमा जो है वो नुकसान से प्रॉफिट में आए, और जो एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनाना और नौकरियां देना, ये एक जिम्मेदारी इसलिए दी है कि उनको ऐसा लगा कि ये राकेश जो है इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। राकेश भाई, पिछले काफ़ी सालों से हम आपको देख रहे हैं समाज सेवा करते हुए, अब राजनीति में आप आ गए हैं। मैं भी आपकी ही विधानसभा का निवासी हूँ, वोटर भी हूँ मैं, तो आपके काम को भी हमने काफ़ी बारीकी से देखा है। जब आप समाज सेवा में थे तो कॉलेज की छात्राओं के लिए बसें चल रही थी, लोगों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंसेस चल रही थी, गरीबों की मदद कर रहे थे आप, गरीब कन्याओं का कन्यादान कर रहे थे। लेकिन विधायक बनने के बाद लोगों की सोच क्यों बदल गई? क्योंकि हम बहुत से इलाकों में जब जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो ये सुनने में मिलता है कि राकेश भाई तो बदल गए हैं। अब वो बेटा कहाँ गया जो बेटा चुनाव से पहले हुआ करता था, विधायक बनने से पहले हुआ करता था? सुनील भाई, बहुत अच्छा कि आपने अपना ये डाउट है ये पूछ लिया, तो मैं इसको बताता हूँ। जो बस है, बस हमने बंद की थी पिछले चुनाव के 1 साल बाद, 2014 के 1 साल बाद, इस चुनाव के बाद नहीं। उसका रीजन ये था क्योंकि सिटी बसें जो है वो सरकार ने गांव-गांव के अंदर वो चलाई, और एक इलाका छूट गया था उसमें, हमारी फर्रुखनगर वाली बेल्ट, वो मैंने अपने एमएलए बनने के बाद वो वहाँ पे वो कंटिन्यू करा दी है। सारे इलाके के अंदर बस का रूट जो है, तो क्योंकि उस टाइम के विधायक थे राव नरवीर जी, उन्होंने मुझसे बात की थी कि भाई
जब तक सिटी बसें चलती है तब तक आप बस कंटिन्यू रखो। तो मैंने नरवीर जी, क्योंकि मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, तो मैंने उनको बता दिया था कि भाई आप निश्चिंत रहिए, जब तक सरकार बस उपलब्ध कराएगी तब तक जो है बसें कोई बंद नहीं होगी। और एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस तो जैसे आज के दिन भी जो है वो हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि जो सरकारी एम्बुलेंस है उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं करते। जैसे वो गुड़गांव की गुड़गांव तक है या फिर एम्स तक है, कोई आदमी दूसरे हॉस्पिटल में जाना चाह रहा है, वहाँ पे वो फैसिलिटी जो है नहीं दे रखी। तो इसलिए हमें एम्बुलेंस जो है, और एम्बुलेंस का तो देखो आप, मेरी एम्बुलेंस, मेरा ड्राइवर और जो है हमारा ही पेट्रोल, पूरे कोरोना के टाइम के अंदर सरकार ने हमसे कहा कि भाई हमारे पास इस टाइम पे कोरोना के और बाकी पेशेंट जो है हम उसको फीड नहीं कर पा रहे एम्बुलेंस, तो मेरी एम्बुलेंस जो है वो सिविल हॉस्पिटल से चली है। तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती? अब तो आप सरकार में है कि एक बतौर समाज सेवी आप सर्विस प्रोवाइड ना कराएं, बल्कि सरकार जो जनता से टैक्स लेती है, जो टैक्स पेयर्स का पैसा जनता का जाता है सरकार के पास, उसी पैसे को इस्तेमाल किया जाए, विकास में इस्तेमाल किया जाए। हमें समाज सेवी की हेल्प की कम ज़रूरत पड़े और सरकार ही ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे कि पब्लिक को असुविधा ना हो। अब तो सरकार में आप ऐसी कोई व्यवस्था बना रहे हैं? ये आपने अब तक के सवालों में सबसे अच्छा सवाल पूछा है जी। समाज सेवा, भंडारे कराना, किसी के जन्मदिन पे चले जाना, किसी के, ये काम विधायक का जो काम है, जो आपने बोला वो है कि सरकार का जो आप लोग जनता जो टैक्स देती है वे काम सरकार से कराने चाहिए। ये काम जो है आपने जो बोला, इसी काम के लिए जो है सीएमओ ऑफिस में हमने बताया कि जो आपने एम्बुलेंस का जो बनाया हुआ सिस्टम, आपकी एम्बुलेंसों की मात्रा मेरे से ज्यादा है, लेकिन मेरे पेशेंट जो है वो आप लोगों से ज्यादा किस लिए? क्योंकि उनको वो चीज मिल रही है हमारे एम्बुलेंस से जो कि वो जो उनको चाहिए। उनको ये नहीं है कि भाई जिस चीज के अंदर वो कंफर्टेबल, जिस हॉस्पिटल में जाने वो कंफर्टेबल है, उनको वहां पे वो जाया जा रहा है। आपकी एम्बुलेंस के अंदर जो है वो एक जो है टाइम जो है वो जो रात का जो समय है वहाँ पे अगर एम्बुलेंस चाहिए उसके अंदर दे रही है। तो ये सब चीजें करेक्ट करा के, लेकिन अब जो है कोरोना के बाद आप देखोगे इस टाइम पे हमने एम्बुलेंस के नंबर पे फोन किए, और लगातार एक फोन तो हमने ऐसा किया कि एम्बुलेंस को किया, एक आदमी जो रोड पे था उसको वहीं हम खड़े रहे, सीएमओ को फोन किया और साथ साथ सीएम साहब को फोन किया उसी टाइम, और उसी टाइम सीएम साहब ने 102 नंबर जो है उसको खुद मॉनिटर किया उसी टाइम, और उसी टाइम जिसने वो गलती की उसको उसी टाइम वहां से हटाया गया। और उसी टाइम में वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक जमा थी, उसी टाइम बड़ी लंबी उसमें डॉक्टर की भी, एम्बुलेंस भी एक से ज़्यादा वहाँ पे पहुंची। तो उसी दिन से कोरोना के टाइम के अंदर आप देखोगे एम्बुलेंस की एक भी गलती नहीं मिली, एक सिंगल भी। कोरोना का टाइम की जिक्र आपने किया है, कोरोना में लोगों को बहुत सी परेशानियां हुई। सबसे जो ज़्यादा परेशानी का चर्चा का जो विषय आजकल चल रहा है वो स्कूल फीस को लेकर है। बच्चे घर से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल अपनी फ़ीस पूरी मांग रहा है। टीचरों को फीस पूरी, उनकी जो सैलरी है वो पूरी नहीं मिल रही है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं। जो बिजली के बिल है वो लाखों लाखों रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। तो आपकी जिम्मेवारी क्या है? आप इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, कोरोना में जो लोगों को समस्याएं हुई हैं उनको किस तरह से सोल्व कराएंगे? क्या कुछ ऐसा योजना बनाई जा रही है कि स्कूल एसोसिएशन को बुलाया जाए, जो भारी जो फीस लेते हैं, भारी भरकम स्कूल, आज से जो सालों से स्कूल चल रहे हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हैं, क्या वो इस कोरोना काल में लोगों को, पेरेंट्स को राहत नहीं दे सकते? क्या ऐसी एक व्यवस्था आप लोग नहीं बना सकते? आपको जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा है लोगों ने, तो उम्मीद यही करते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं ऐसे कठिन समय में, उनका हल आप लोग ही कराएंगे। ये एक ऐसा प्रश्न है कि ये तो मेरे ख्याल में कोई घर ऐसा नहीं छूटा होगा जिसका ये सवाल ना हो। ये स्कूल फीस जो है ये तो मतलब कि पूरे देश का ही आप समझ लीजिए कि इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे जॉब तो गई, साथ में जिन लोगों की जॉब रिटेन भी हुई उनकी सैलरी जो है 30%, 50%, 60%। तो इस टाइम पे स्कूल फीस भरना, एक रिलैक्सेशन इस टाइम पे मिली थी, वो थी उस कोरोना के टाइम में जो पीक टाइम था उस टाइम पे कि भाई एडमिशन फीस जो है वो, लेकिन बहुत सारे स्कूल जो है अपनी मनमानी के उसके अंदर वो तब भी जो है पेरेंट्स को परेशान करने के लिए पूरी फीस भेज रहे थे। तब जो लोग भी हमारे संपर्क में, हमने कहा कि आप 1 रुपया भी एक्स्ट्रा जमा मत करो एडमिशन फीस के अलावा, और आप नहीं ट्यूशन फीस के अलावा, और
आप जो है, जो आदमी जिसके पास बिल्कुल वो ट्यूशन फीस भी देने के लिए नहीं है, तो आपका बच्चे का नाम नहीं कटेगा। लेकिन ये जो मेरा कहना है, ये पर्याप्त नहीं है जी। अब भी ऐसी स्थिति के अंदर ये कोरोना की मार इतनी भयंकर गई है कि आज भी लोग जो है वो फीस और वो स्कूल का दोबारा से जो है वो फुल फीस का, कंप्लीट फीस का जो है वो चक्कर से जूझ रहे। मैं ही एक ऐसा एमएलए था साहब कि जो सीएम साहब से, एजुकेशन मिनिस्टर से और ट्विटर पे खुल के, भले ही मैं सरकार का साझी था, मैंने मीडिया के माध्यम से उस टाइम पे ट्विटर पे मैंने साफ बोल दिया था कि मैं जो है पेरेंट्स के साथ हूँ आज इस महामारी के दौर में। लेकिन मेरी जो है वो इतनी जुरिडिक्शन भी नहीं है कि मतलब कि मैं हर चीज को बोलूँ और वो हर चीज जो है वो, हाँ, हर चीज की लड़ाई लड़नी है और उसको जीतना है। अब सरेंडर करके मैं कह दूं कि मेरी ये मांग पूरी नहीं हुई तो मैं बुरा भला कहने लग जाऊं। हाँ, बुरा भला कहेंगे, विधानसभा का जो आ रहा है स्तर, उसके अंदर हर वो चीज कहेंगे जो मेरे इलाके की जरूरत है। आपका मैंने ट्विटर अकाउंट चेक किया, ऑफिशियल अकाउंट है, उस पर आपने जो डाला हुआ है स्टेटस अपना, जो डेजिग्नेशन डाली हुई है एमएलए बादशाहपुर 70% गुरुग्राम सिटी। हाँ। इसका मतलब ये है कि लगभग 70% आप पूरे गुरुग्राम जिले को कवर करते हैं विधानसभा के वाइज से। तो क्या आपने अभी तक आवाज उठाई? हमारे गुरुग्राम में एक बस स्टैंड है मात्र और वो जर्जर हो चुका है बिल्कुल। एक हॉस्पिटल था सरकारी, वो जर्जर हो चुका है, बंद पड़ा है वो पिछले 1.5 साल से, उसकी अभी प्लानिंग ही चल रही है। तो इनको लेकर क्या कभी कोई आवाज उठाई या उठाएंगे कि कोशिश करेंगे कि जो लाखों की जनता गुरुग्राम की है, 70% आपकी विधानसभा में आती है वो जनता, क्या उनके लिए सरकारी अस्पताल की सुविधा जल्द से जल्द करवाई जाए, या बस स्टैंड कम से कम ऐसा बना दिया जाए, या आपकी विधानसभा में फर्रुखनगर में बना दिया जाए, या बादशाहपुर इलाके में बना दिया जाए? कोई प्रयास किया आप तक या करेंगे आगे? जो डिपो है आपको तो जानकर खुशी होगी, तो 70% गुरुग्राम का कहने का मतलब ये नहीं कि मैं सिंगला साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में घुस रहा हूँ। 70% का कहने का मतलब है कि जो न्यू गुड़गांव 70% कवर होता है आपकी विधानसभा में। तो उससे भी ज्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। तो और रहा हॉस्पिटल का, तो वो तो अप्रूव हो चुका है, आपको पता ही है। तो सरकार में साझी है आप, सरकार ये का सेकंड टेन्योर है। फर्स्ट टेन्योर में इन्होंने 2 साल में अपने लिए 5 स्टार एक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बना लिया, लेकिन पिछले 6 सालों में एक अस्पताल नहीं बना पाए, केवल प्लानिंग उसकी बन रही है। तो आप तो सरकार के साझी हैं, आप, सवाल आपसे भी यही बनता है। बिल्कुल बनता है जी। अब 100% जो है वो मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ जो है ना इस टाइम पे, ये कोरोना जो है, इसने एक्सक्यूज़ जो है हमारे को भी ये एक्सक्यूज़ कभी भी जो है मोस्टली टाइम के अंदर जब हमने इन चीज़ों के लिए बात करने की कोशिश की, तो कोरोना का लेके बहुत सारे एसीएस लेवल के जो अधिकारी थे वो भी कि मैं क्वारंटीन हूँ, मेरे परिवार में कोरोना पेशेंट मिल गया है, ये जो है मतलब मंत्री भी हमारे, तो इस टाइम पे, लेकिन अब जो है हमने सोच लिया है कि ये तो इसके साथ हमें जीना ही है, वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। तो अब इस तरीके के एक्सक्यूज जो है वो अब मेरी जनता के पेशेंस से बाहर हो चुके हैं। अब जो है हम किसी भी तरीके का ये कोरोना का बहाना लेके, क्योंकि अब सीएम साहब ने बोल दिया सारे डिपार्टमेंट खोल दो और सब जो है एसीएस का सबका टाइम फिक्स कर दिया है, मंगलवार और बुधवार 12 से 3 बजे का और 5 से 7 बजे तक, 3 से 5 बजे तक का। मंगलवार का अलग टाइम है कि उस टाइम पे कोई भी एसीएस किसी भी मीटिंग में नहीं जा सकता और एमएलए से मिलना ही मिलना है। अच्छा। तो ये सीएम साहब ने अभी पिछले हफ्ते ही किया है। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। पिछली बार जब विधानसभा का सत्र था तो आपने एक अच्छी प्रखर आवाज़ उठाई थी अपने इलाके की विधानसभा में। आपके वीडियोस काफ़ी वायरल हुए थे सोशल मीडिया पे, लोगों में चर्चाओं का विषय बना था। तो अभी विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो क्या कुछ मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप अपनी जनता के? विधानसभा का जो है ना, आपको तो आप भी, क्योंकि मीडिया के अंदर आप लोगों को पता ही है, जो क्वेश्चन मेरे जो हमने भेजे हैं वो तो अपने लगभग सारे के सारे अपने इश्यूज गुड़गांव के भेज दिए हैं। अब कौन सा क्वेश्चन जो है मेरा लगेगा, वो तो ड्रॉ सिस्टम है, वो तो उसी टाइम पता चलेगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन लगता है। मुझे लगा कि मेरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो छूट गया, तब मैं जो है वो 0 आवर में स्पेशल रिक्वेस्ट करके अपने जो है प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है वो उसको उठा लूंगा। प्रायोरिटी बता सकते हैं क्या है क्वेश्चन की? मेरे यहाँ पे गुड़गांव जब सुंदर बनेगा जी, जब पॉल्यूशन फ्री होगा, जब
गुड़गांवा जो है वो उसको अनअप्रूव्ड इलाके से पूरा का यूनिफॉर्म तरीके से वो मेट्रो का काम स्पीड से हो, यहाँ पे जो है हॉस्पिटल की जो हॉस्पिटल के बेड की जो संख्या है वो उतनी हो, जो कि हमारे इससे डॉक्टरों की संख्या जो है वो जो हमारे जो स्कूल्स की जो बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो उसके ऊपर, और एम्प्लॉयमेंट जो है उसके ऊपर, इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करना। आज की डेट में इंडस्ट्री भी टूट के बैठ गई है बिल्कुल, कि आज की डेट में जो एक हब माना जाता था कि गुड़गांव को पूरे हरियाणा का इंडस्ट्री का, वो इस कोरोना के टाइम पे तो इंडस्ट्री को एक ऑक्सीजन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारे इश्यूज जो है वो मेरे पाइपलाइन में है। मतलब आपको पता ही होगा कि गुरुग्राम सबसे विश्व में नंबर 1 है पॉल्यूटेड शहर में, सिटीज़ में। तो इसको लेकर भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या लोग ऐसे ही इस धुएं में जीते रहेंगे और अपनी ज़िंदगी ख़राब करते रहेंगे? इस टाइम पे ना मैं गवर्नमेंट की मशीनरी से ज़्यादा तो RWAs का धन्यवाद करूंगा इस टाइम पे, और गांव के जो पंचायत का, जो हमारे को इस टाइम पे पेड़ और ट्री गार्ड थे सबसे ज़्यादा ज़मीन पे लगाने का काम। लेकिन ये पता है दिखता क्यों नहीं है? मैं भी सोचता है कि भाई अब हमने पेड़ लगाए छोटे, अब उनको साल 1.5 साल में जब वो दिखेंगे, क्योंकि अब की बार पेड़ ऐसे नहीं लगाए कि पेड़ लगाए और छोड़ दिया। अब तो पेड़ के साथ ट्री गार्ड लगाया, ट्री गार्ड के साथ जो अब तक के पेड़ों की जो हमने नंबरिंग करी उसके हिसाब से ये क्लियर हुआ कि कौन कौन सा पेड़ जो है जिंदा है नहीं है, उसके जगह पे फिर दूसरा पेड़ लगाया। तो पेड़ अब अगला जो वो आएगा, तो मैंने बिफोर और आफ्टर का दोनों वीडियो बनाऊंगा। पहले की जब पेड़ लगाने से पहले की हमने तैयार कर लिए, आफ्टर का जो हमारा पेड़ की जब पूरी हाइट हो जाएगी उसका वो लगाएंगे कि ये इलाका था हमने और इस इलाके को यहाँ ये पेड़ लगाए। निर्दलीय आपने चुनाव लड़ने की ठानी थी और निर्दलीय आपको बिठाया भी सीट पे लोगों ने। सरकार में आप शामिल हो गए हैं, सरकार ने आपको एक चेयरमैन का पद दे दिया है। अगर सरकार आपको मंत्री पद देती है तो क्या बीजेपी में शामिल होंगे? मेरे को ये समझ में नहीं आता बीजेपी में शामिल इसमें जैसे चेयरमैन अगर आप बनते हो या मंत्री बनते हो उसमें शामिल होने का तो कोई आप सरकार के साथ मिलकर चल रहे हैं, वो आप पे भरोसा जता रहे हैं। आप बाहर से सपोर्ट देकर चल रहे हैं या अंदर से सपोर्ट देकर चल रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कि पार्टी में शामिल होकर ही आप उस काम को करें और पार्टी को भी जो काम आप कराएंगे उसकी तवज्जो पार्टी को भी मिलेगी? सुनील भाई, जैसे सबसे पहले हम एमएलए बने, एमएलए बनने के बाद सरकार के पास सारे साधन है, CID रिपोर्ट है, अपने जो और सरकारी प्रशासन है और जो आम जनता है सबकी एक रिपोर्ट जाती है कि कौन विधायक या कौन पार्षद कौन सरपंच मतलब या आम आदमी का भी क्या जो उसका कैरेक्टर है। इस तरीके का कैरेक्टर जो है वो हमारा गया ना। तो मैंने कभी मंत्री पद मांगा, ना ही कभी चेयरमैन नहीं मांगी। फरवरी में जब चेयरमैन बने थे तब CM साहब ने मेरे से पूछा था कि आपको कौन सा चेयरमैन बनना है, और चेयरमैनों के विभाग भी बता दिए थे कि ये आपको चेयरमैन है, आप इसमें से कौन सा चूज करना चाहते। मैंने मना किया। एक नहीं, CM साहब ने 3 बार पूछा कि भाई आपको, तो आप ऐसा मत सोचना कि आप सरकार का तो आपको बुरा। मैंने कहा जिस दिन मैं ये कहूँ कि मेरे को बुरा लगा तब तो आप ये बात कर सकते हो, अदरवाइज आप अपने कोई कंफ्यूजन मत रखो इस बात का। मुझे कोई MLA बने हैं, पहले लोगों ने MLA की वोट दिए, तो मैं अपने काम को समझ लूं पहले कि MLA का क्या काम है और उसकी क्या अथॉरिटीज हैं। अब जब ये टाइम हो गया तो CM साहब ने भी और लोगों की वर्किंग देखी, मेरी भी देखी, तो आप देखोगे जो अब चेयरमैनशिप गई है, आप जो इस चेयरमैनशिप में जो फंड दिया है उसको और पूरी की पूरी चेयरमैन जितने भी अब से पहले उसका आप कंपेयर करो, 90-10 का रेशो है। तो उन्होंने सब कुछ समझ गए कि ये ईमानदार आदमी है, जो सरकार का लेगा वो सरकार को करके और जनता को देगा वापस। मेरा सवाल इसलिए था ये शामिल होने का, क्योंकि आप निर्दलीय विधायक चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और आप सरकार को समर्थन देते हैं, सरकार आपको चेयरमैन बनाती है। जब दोबारा इलेक्शन आएंगे तो लोग किसको देंगे वोट? सरकार को देंगे या बीजेपी से जो कैंडिडेट खड़ा होगा उसको देंगे या आपको वोट देंगे? कैसे तय करेंगे ये साहब? मेरे को कहीं ये निर्दलीय चुनाव लड़कर दबाव की राजनीति तो नहीं कि निर्दलीय चुनाव लड़ो, जीत के आओ, और अगर हमारा काम नहीं होता है तो सरकार पे दबाव बना के अपना काम कराओ। आज तक तो मेरा 40 साल की उम्र में ये ब्लैकमेल और इस तरीके का नेचर रहा नहीं।
और अब तक नहीं रहा, तो मैं नहीं समझता कि मेरे बेसिक नेचर को कोई बदल देगा कि मैं किसी को सरकार का जिस दिन मुझे ही नहीं लगा कि मेरे हिसाब से कुछ चीज़ डिलीवर नहीं हो रही है, उस दिन ये चेयरमैनशिप को वापस देने के लिए मेरे को 5 मिनट ही नहीं लगेंगे। अच्छा, एक सवाल नए गुड़गांव की अगर बात करें तो टोल का मुद्दा जो है वो काफ़ी गर्म है। जो न्यू गुड़गांव में उस साइड जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उन लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है, उनको शहर में भी आना है तो टोल दे के आना होता है। तो उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, और जो पानी के कनेक्शंस हैं उनको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? क्या टोल को हटवाने के लिए कुछ आगे बात लेकर जाएंगे? क्योंकि कंपनी ने जितना पैसा लगाया था और जब तक उनका टोल होना चाहिए था वो कॉन्ट्रैक्ट लगभग पूरा हो चुका है। आपने जब मेरे से पूछा था ना कि आपके इम्पोर्टेंट कौन कौन से मुद्दे हैं, ये टोल वाला मैं बताना भूल गया आपसे। जो पिछला मंगलवार गया था उससे पहले वाले मंगलवार में दफ्तवार जी, मैं और वी उमाशंकर जी, हमने सबसे ज़्यादा जो जिस टॉपिक पे बात करी थी वो टोल ही था। तो टोल के अंदर जो बोटल नेक्स हैं वो है करीब 24 के ऊपर जो सेंटर से होनी है, जो जुडिशल जिसके अंदर मैटर फंसे हुए हैं, उसको भी उमाशंकर जी ने, अब हमने कहा कि ये जो चुनाव है अभी 3 तारीख को, इससे फ्री होने के बाद सेंटर के अंदर हम, क्योंकि ये अब चीजें वो सिर्फ उतनी अटक गई है जिसमें हमें सेंटर की मदद की जरूरत है। तो अभी गडकरी जी के पास जो है वो, और जो हमारे सीएम साहब खुद जाके टोल के लिए अब की बार बात करने वाले हैं इस जो नेक्स्ट मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग के बाद। जो है न्यू गुड़गांव के अंदर तो आपको जान के खुशी होगी कि 81 सेक्टर से 91 सेक्टर तक पानी की लाइन बिछ गई। अच्छा। और 99 से 102 तक तो पानी शुरू भी हो चुका है। अच्छा, तो ये तो चलो नए गुड़गांव की बात रही। अगर जो आपकी विधानसभा में गांव आते हैं उनको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है? नए गुड़गांव के लिए आपने बायर्स मीट का भी आयोजन कर लिया, लोगों की समस्याएं सुन ली। गांवों को लेकर अगर सभी गांवों की बात की जाए आपकी विधानसभा में, तो उनकी जो समस्याएं हैं उनके समाधान को लेकर किस तरह की प्लानिंग की गई है? क्या गांवों के लिए भी इस तरह के कैंप वगैरह लगाए जाएंगे? होम बायर मीट का देखो आप कितना अच्छा हुआ है कि अब तक जो है एनफोर्समेंट और प्लानिंग भाट साहब भी देख रहे थे। अब क्योंकि वो दोनों चीजें जो है पैरेलल इतनी स्मूथ उसमें नहीं चल रही थी, तो अब जो है प्लानिंग के लिए आगे हैं संजय डीटीपी। और रहा कि भाई आपने जैसे शहर के लिए किया, होम बायर्स के लिए किया, इसी तरीके से गांव का भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहली बार पूरे हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि हमने एक एक्सेल शीट तैयार की है, पूरी विधानसभा के अंदर हर घर जाएंगे अब हम। अच्छा। हर घर के अंदर जाके उस जो इंडिविजुअल जिसके जो इस घर के अंदर रह रहा है वो कौन कौन अनएम्प्लॉयड है, अच्छा, उसका डाटा पूरी की पूरी विधानसभा का लेके उसके अंदर 2 हमने क्राइटेरिया बनाए हैं। एक जो कि ऑलरेडी स्किल्ड है, तो हम जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके साथ बैठ के और उसका जो उसका स्किल है उसके साथ उसका जॉब लगवाने का काम। दूसरा हमने क्राइटेरिया बनाया है जिस आदमी के पास स्किल नहीं है उसके साथ हमने जो करियर काउंसलिंग जो टीम है हमारे गुड़गांव में सिर्फ 14 आदमियों की जो सेलेक्ट की है, वो 14 आदमियों के साथ हम सेंटर बनाने जा रहे हैं पूरे गुड़गांव के अंदर। जो अनस्किल्ड आदमी है उसको उसका समझ के कि वो किस स्किल को अपना सकता है, उसकी काउंसलिंग करके और फिर उसको इंडस्ट्री के साथ जोड़ेंगे। और ये खाली प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं, सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह पे जहाँ पे भी वो कामयाब हो सकता है, दोनों जगह पे ये पहली बार हिंदुस्तान में होने जा रहा है। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए, और हमारी कोशिश रहेगी कि समय समय पर जनता के सवाल इसी तरह हम आपसे पूछते रहें और जवाब आपसे लेते रहें कि आप जनता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और क्या जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये राकेश दौलताबाद जी जो कि बादशाहपुर विधानसभा से विधायक हैं, इनसे हमने सवाल पूछे जो बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपने जवाब दिए हैं। आपको ये इंटरव्यू हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी कोशिश करें कि अगर आपकी पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है राकेश भाई तक, तो आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो आपके विधायक हैं उन तक आपकी ये समस्याएं हम पहुंचाएं, और अगला जो इंटरव्यू होगा उसमें आपकी समस्याओं का हल भी निकलवाने की हम कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बादशाहपुर विधानसभा के सभी लोगों तक उनके विधायक की ये बातें पहुँच सके। नमस्कार।